अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, भली करे आया जी आया नहीं वश अद के बखैर राख ले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। एक खुशगवार दिन का आज़म लिए आज भी हम आपके लिए कई मौज़ूआत लेकर आए हैं। PSL के धमाकेदार मैचेस जारी हैं और मुल्तान की धमाल ने मचा दी है धमाल, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा शहर कराची में जराइम की शरह बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। वजूहात क्या है, इस पे भी शो में करेंगे डिस्कस। और फन ऐसा कि जादू सर पर चढ़कर बोले जिसकी पूरी दुनिया मोतरफ हो। कौन है वो पाकिस्तानी जो चीन में करेंगी पाकिस्तान की नुमाइंदगी, इस पर भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले नई रिपोर्ट का अहवाल के बारे में हम बात करते हैं कि नई रिपोर्ट की जो बाज़गह सुनाई दे रही है उसकी क्या अपडेट्स है। नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट ने उनकी वापसी की अफवाहों से हवा निकाल दी है। लाहौर हाईकोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक कुलसूम बीबी के इंतकाल के बाद नवाज शरीफ जहनी दबाव का शिकार हैं और इस हवाले से कितने ही लोगों ने चाय मुगैया की थी, चाय मुगैया नहीं की थी, बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि वो आ रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर अरशद अली की पहले रिपोर्ट देखते हैं। मर्ज बढ़ता गया, जूजू दवा की। मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में तबीयत हुई खराब तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तानी डॉक्टर छोड़कर इलाज कराने पहुंचे लंदन। वक्त गुजरता गया और लाहौर हाई कोर्ट में लंदन के डॉक्टर डेविड लॉरेंस मियां नवाज शरीफ का अहवाल बताते रहे। इस बार नई रिपोर्ट में आया नया मोड़। मियां साहब शायद लंदन के डॉक्टर से भी मुतमईन नहीं। नवाज शरीफ की रिपोर्ट अमरीकी डॉक्टर फयाज शाल ने तैयार की। वकील अमजद परवेज की वसातत से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का खुलासा, वही 5 लफ्ज। नवाज शरीफ सफर ना करें। रिपोर्ट में कहा गया है कुलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा जहनी दबाव में हैं। अगर इलाज करवाए बगैर वो पाकिस्तान वापस चले गए और उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया तो उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। एयरपोर्ट्स और पब्लिक मुकामात पर कोरोना के खदशात ज्यादा हैं। जब तक नवाज शरीफ की कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं हो जाती वो इलाजगाह के करीब ही रहें, यानी लंदन में। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। तो एक तरफ तो वो तमाम तर दावे थे जो ये कह रहे थे कि ऐलान सुन लें कि जनवरी के एंड में मियां साहब वापस आ रहे हैं। इसके अलावा नून लीगी लीडरान थे, वो भी इस हवाले से बहुत पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे। मुलाकातें हो रही थीं, दावे हो रहे थे, वादे वईद किए जा रहे थे कि बस अभी आ रहे हैं तो अभी आ रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि वो तो ना आए, जो गए थे रिपोर्ट आ गई। और एक और रिपोर्ट जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोरोना है, कोरोना फैला हुआ है। इसके अलावा कॉर्नरी सर्जरी जब तक नहीं होती है, जो कि बड़ी डेलिकेट और बड़े अहम मामलात होते हैं उसके, जब तक वो नहीं होती तब तक नहीं आ सकते। फ़िज़ाई सफ़र से भी रोक दिया है। अब इस सब पे मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है और जितने भी हुकूमती अरकान हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। तो फ़ारूक हबीब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में ये बताना चाहिए था कि नवाज़ शरीफ की सर्जरी कहाँ हुई है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म मरज़ के ख़ात्मे के बाद इलाज कराएंगे, लेकिन ये दावा भी फ़ारूक हबीब ने बेबुनियाद करार दिया। इसके अलावा फवाद चौधरी जो है उन्होंने भी काफ़ी सवालात उठाए। उन्होंने तो ये कहा कि नवाज शरीफ की दिलचस्प रिपोर्ट अदालत में जो है वो जमा कराई गई है और अमेरिका में जो रहने वाला डॉक्टर है वो बता रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म दबाव में है। लेकिन इन सब पे एक बार फिर बाजी ले गए शहबाज गिल। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद कहा कि अब तो नवाज शरीफ के डॉक्टर के मुताबिक उनको वो बीमारियां भी हो गई हैं जो सिर्फ औरतों को होती। लगता है नवाज शरीफ जो है वो कोई बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। शहबाज गिल ने हमेशा की तरह जिस तरीके की वो बात करते हैं उन्होंने वो ट्वीट भी कर दिया। बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया। जिस तरह से हुकूमती अरकान जो है वो गुस्से पर है इस सारी सूरत हाल पर, वहीं हम देखते हैं कि नून लीग की जानिब से अब ये रद्द-ए-अमल सामने आता है जो कि शुरू से उनका एक नैरेटिव चला आ रहा है कि जनाब हमने तो नहीं भेजा, आप ही के जो इंतज़ामिया है उसने उनको बाहर भेजा। लेकिन सोचने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि अब अगर वो वापस नहीं आ रहे हैं तो उसका नून लीग के पास कोई जवाब नहीं है। नून लीग ये काउंटर करती है कि जब उनकी मर्जी होगी तब वो आएंगे। और इसी हवाले से वलीद इकबाल साहब भी यही कहते हैं कि जब हमने ये देखा कि नवंबर 2019 में वो वहां पर गए और उसके बाद मार्च 2020 तक भी उनकी किसी किस्म की कोई सर्जरी नहीं की गई, उनकी किसी किस्म के कोई सीवियर ट्रीटमेंट्स नहीं हुए, तो उसके बाद क्या जवाब बनता है? क्योंकि मार्च 2020 में तो वहां पर लंदन में लॉकडाउन लगा था। जाली रिपोर्टों से अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इसके ऊपर जो है रिएक्शन दिया है और उनका कहना है कि अमेरिका में रहने वाला डॉक्टर बता रहा है कि नवाज शरीफ जहनी दबाव में है। उम्मीद है कि अदालत ऐसी रिपोर्ट का नोटिस जरूर लेगी।
नवाज शरीफ की बहुत ही लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। जिस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है उसमें सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइट वॉक के अलावा कहीं पे जो है वो वॉक भी नहीं करनी चाहिए, उससे उनके स्ट्रेस में इजाफा होगा। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें। मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका न सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। एक और अहम इशू, सिंध हुकूमत आइंदा बल्दियाती इदारे तहलील नहीं कर सकेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने अदालती करियर के आखिरी दिन बड़ा फैसला सुना दिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शेक 74 और 75 का नदम करार दी गई और मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद भी बल्दियाती हुकूमतों का इख्तियार है। अब इसको विक्ट्री के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत बल्दियाती इदारों की मुशावरत से ही मंसूबे शुरू कर सकती है, ये भी इस फैसले में कहा गया है। बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरख्वास्त जो निपटाई गई, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उसको MQM अपनी विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट कर रही है और कल इस पर समा पूरा दिन ट्रांसमिशन भी करता रहा। इस पर मजीद बात भी करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी होंगे। पहले लेकिन इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देख लेते हैं। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने अदालती कैरियर का आखिरी फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इदारे तहलील करने का अख्तियार खत्म कर दिया गया। मकामी हुकूमतों का इंतजामी अमूर और फंड्स पर हक भी तस्लीम। अदालत ने सूबाई और मकामी हुकूमतों के अख्तियारात में टकराव वाली शिकों में तब्दीली करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के अख्तियारात हैं। सूबाई हुकूमत बल्दियाती इदारों के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा मकामी हुकूमत की मुशावरत के बगैर शुरू नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने और उनके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखने की पाबंद है। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी अख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। फैसले में मजीद कहा गया है कि सिंध हुकूमत तमाम बल्दियाती हुकूमतों को फंड्स की फराहमी इस तरह यकीनी बनाए कि कोई शोबा या इलाका नजरअंदाज न हो। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट KDA कवानीन आइन के मुताबिक ढाले जाएं। मलीर, लियारी, हैदराबाद, सेवन, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज और वाटर बोर्ड के कवानीन में भी जरूरी तरमीम की जाएं। तो फिर इस पे कहा यह जाए कि ये एक जमात की कामयाबी है या फिर इस पे ये कहा जाए कि ये एक जमात को 12 सेटबैक पे सेटबैक मिलता जा रहा है। पहले जमात इस्लामी की शराइत मानी गई और उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हुई कि जी ये तो आधी शराइत इन्होंने मनवाई हैं और आधा पीपल्स पार्टी ने जो है वो इन्हें जो है वो बेवकूफ़ तो लफ्ज़ कहना थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, लेकिन इन्हें मामू बना दिया और ये मामू की भी बाज़गश्त काफ़ी कल सुनाई दी गई। तो दूसरी जानिब ये भी हो रहा है कि MQM जो है उसको उसकी जीत करार दिया जा रहा है। तो इस सब पे बात करेंगे। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान से ख्वाजा इज़हारुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया नियादन को वक्त देने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक़ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने अदालती करियर के आखिरी रोज़ सुनाया बड़ा फैसला। अदालती फ्रंट पर MQM की ये कितनी बड़ी फतह इसको आप समझते हैं कि वसीम अख्तर 4 बरस इख्तियारात ना होने का शिकवा करते रहे, क्या अब वो तमाम इख्तियारात मेयर को हासिल होंगे? देखिए, बड़ा तारीख़ी फ़ैसला आया है और मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला सिर्फ वसीम अख्तर साहब या कराची के मेयर के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम चेयरमैन्स के लिए, तमाम मेयर्स के लिए ये फ़ैसला आया है। ख़ास तौर पर सिंध के अंदर अब सिंध का कराची से कश्मीर तक UC चेयरमैन बाइख्तियार होगा। वो फ़ैसला साजी में बाइख्तियार होगा, वो माली तौर पर ख़ुद मुख्तार होगा। उसे किसी वज़ीर आला, किसी वडेरे, किसी नवाब सरदार की औताक के आगे जाकर अपनी UC में तरक्याती कामों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जो MQM का एक तसव्वुर है कि ताकत सब के लिए, इख्तियार सब के लिए, वो तसव्वुर जो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है, आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कोई काफ़ी हद तक वो तमाम तसव्वुर जो हमारा मंशूर का था वो तकरीबन उस पर अमल दरामद होने जा रहा है। फिर अहम तरीन बात यह कि ये जो करप्शन के दरवाजे खुले हुए थे कि ये बोर्ड बना दो, 7 का बोर्ड बना दो, लाड़काना अथॉरिटी बना दो, ये अथॉरिटी बना दो और उसमें फिर अपने मनपसंद अफसरान को रख लो, फिर अपने लोगों की तकर्रियाँ कर लो, फिर वहाँ से पैसा बनाओ, तो ये वाला काम भी अब रुक गया है। तो हम समझते हैं ये एक तारीख़ी कामयाबी है, आम सिंधी की कामयाबी है, कराची में रहने वाली तमाम कौमियतों की कामयाबी है, खुसूसी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और महाजरों की कामयाबी। अच्छा,
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुकूमत सिंध बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है, लेकिन वज़ीर आला सिंध बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। कहते हैं सब इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को दे दें तो बाकी क्या घर बैठ जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? बड़ी अहम बात की है। अभी बीच में जब हमारी मशावरा चल रही थी तो एमकेएम ने एक फाइनेंशियल मॉडल दिया था और उसमें हमने कहा था कि एक यूसी चेयरमैन जो चाहे कश्मीर का हो, लाड़काना का हो या कराची का हो, उसे माहाना 5 लाख के बजाय 50 लाख रुपए मिलने चाहिए। एक हमारा फार्मूला हमने बनाया था प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का। तो यकीन करें इसी तरह के माइंडसेट ने हमसे आके पूछा कि अगर यूसी चेयरमैन को 50 लाख रुपए महीना मिलेगा तो वो हमारे पास फिर क्यों आएगा। तो ये तो चाहते हैं कि इनके पास जो हारी मज़ारी की तरह इनके चेयरमैन, इनके वार्ड काउंसलर खड़े रहें। और फिर मुराद अली शाह साहब के कहने से क्या होगा। अदालत ने आइन की तशरीह की है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने की है। आप जाएं, अपील करें या रिव्यू करें, नहीं होता तो फवारा चौक आपके लिए भी हाजिर है, आप धरने शुरू करें। अच्छा ख्वाजा भाई, अदालत उज़्मा ने ये हुक्म भी दिया है कि एक तरफ सूबाई और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में तज़ाद है, इन शिकों में तब्दीली की जाए। तो ये शिक़ें कौन सी हैं और तब्दील कैसे करेंगे आप लोग? ये देखें, उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है, उन्होंने पूरे पोर्शंस लिखे हैं कि सिविक एजेंसीज़ में क्या है, कि प्लेग्राउंड क्या है, पार्क्स में क्या होगा, कब्रिस्तान किसकी ज़िम्मेदारी है, अस्पताल किसकी ज़िम्मेदारी है, तालीम किसकी ज़िम्मेदारी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो ऑपरेटिव डायरेक्शंस हैं उसमें एक एक चीज़ मेंशन की है। ये सारी की सारी मकामी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है जिसको सूबाई हुकूमत के इख्तियार से अलहदा करें। अब उसके बाद जो इदारे बने हैं वो भी मेंशन कर दिए। भाई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, वो भी मकामी हुकूमत है, फूड अथॉरिटी मकामी हुकूमत है, मास ट्रांजिट मकामी हुकूमत है, ट्रांसपोर्ट मकामी हुकूमत है। इसी तरह ये सारे जो डेवलपमेंट के काम है वो मकामी हुकूमत है। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह है। तमाम कवानीन जो बने हैं 2010 से, वो इस फैसले के मुताबिक उसमें अमेंडमेंट ज़रूरी है और अमेंडमेंट के बाद बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार खुद ब खुद, जैसे ही वो अमेंडमेंट होगी, ये तमाम इदारे, ये तमाम इख्तियार बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो ये अदालती फैसला है, दूसरी जानिब जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का मुआहदा। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अब मेयर को मुकम्मल इख्तियार देगी? क्योंकि आसिफ जरदारी का मशहूर कॉल है कि मुआहदे कोई कुरान और सुन्नत तो होते नहीं है। सर, जमात इस्लामी के इस मुआहदे पे हमें खुद बड़ी हैरानगी और परेशानी थी कि 29 दिन वो अपने बच्चों को, माओ बहनों को लेके बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने उसी कानून को मंजूर कर लिया 2013 के, उसी की 4-5 शिकों के ऊपर एक मुआहदा कर लिया और कुछ मुआहदे की शिकें ऐसी हैं जिसका कानून से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, और वो तस्लीम करके उन्होंने अपना धरना समेट दिया। तो इसी वजह से हमने कहा कि पीपल्स पार्टी ने उनको मामू बनाया है। तो ये मजाक की इस्तिलाह नहीं है, ये बहुत संजीदा मामला है कि जमात इस्लामी का वर्कर भी परेशान है। जमात इस्लामी के डाई हार्ड लोग वहाँ मौजूद थे, माएँ बहनें मौजूद थी, वो सब अब ये सवाल कर रहे हैं हाफिज़ नईम साहब से। और ख़ास तौर पे ये जो अदालती फ़ैसला आया है, इसी तरह की पिटीशन जमात इस्लामी ने हाई कोर्ट में भी की हुई है। उसमें तो उन्होंने 2013 के कानून को रद्द किया है। हाई कोर्ट में कुछ और कह रहे हैं आप, नासिर शाह के साथ जो मुआहदा कर रहे हैं उसमें कुछ और साइन कर रहे हैं और टीवी पे आके आप कुछ और कह रहे हैं। तो खुद मैं भी कंफ्यूज हूँ कि जमात क्या कह रही है, आई डोंट नो। ख्वाजा भाई, आखिर में ये बता दें कि अगर बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होते हैं और मेयर आपका आता है, क्या वादा करेंगे इस बार कराची के अवाम से? कोई बड़ी तब्दीली आएगी? कराची वालों की किस्मत क्या बदल पाएगी? मेरे भाई देखें, निज़ाम बाइख्तियार होगा तो अफराद कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अफराद कितने ही बेहतरीन हो, सलाहियतमंद हो, लेकिन अगर निज़ाम फारिग है तो फिर वो कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकती। तो मैं समझता हूँ बाइख्तियार निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर होता है और लोग मेरिट के ऊपर बासलाहियत लोगों को चुनते हैं और उसके बाद वो उस निज़ाम के अंदर उस शख्स की सलाहियतों को बरोकार लाया जाता है। अगर निज़ाम बेहतर होगा तो मैं समझता हूँ किसी भी जमहूरी जमात का इलेक्टेड मेयर सूबा सिंध में कहीं पे भी चेयरमैन हो, वो ज़रूर डिलीवर करेगा, बशर्ते कि वो करप्शन, नेपोटिज्म से दूर रहे। और मैं समझता हूँ ये जो निज़ाम आता है जिसमें आपने फ़ैसला पढ़ा कि इसमें माली तौर पे बड़ी मुंतकली है। माली तौर पे मैं आपसे बता रहा हूँ कि 5 लाख रुपए से अगर यूसी चेयरमैन 50 लाख रुपए महीना पे चला जाता है, साल के उसे 6 करोड़ रुपए एक यूसी के लिए मिलते हैं। तो सोचें वो यूसी क्या मंजर पेश करेगी
अगर वो ईमानदारी से उस पर काम करे। तो यहाँ तो मेयर के पास इख्तियार ही कोई नहीं थे। अगर ये इख्तियार होते तो आज लाड़काना कराची से आगे निकल चुका होता। और आप हमें ये इल्ज़ाम देते कि भाई वसीम अख्तर साहब ने काम नहीं किया, लाड़काना वाले ने काम नहीं किया। बल्कि सिंध में आपको वसीम अख्तर साहब और हैदराबाद के तैयब भाई के अलावा कोई तीसरा नाम आपको याद भी नहीं है, आवाम को याद भी नहीं है कि लाड़काना का चेयरमैन कौन है, खैरपुर का कौन है, सखर ने सेवन का कौन है। लोगों को नाम याद सिर्फ वसीम अख्तर भाई का है। तो इसका मतलब ये कि ये निज़ाम भी फारिग है और इत्तेफाक से वो जो लोग वहाँ मुंतखब हुए वो भी फारिग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहार इस वक्त हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे और डेफिनेटली जिस तरह से हम सुन रहे थे कल वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो यही कह रहे थे कि जो अदालत का फैसला है वो सर आंखों पर है, लेकिन अगर सारे अख्तियार हम मेयर को दे देंगे तो फिर बाकी लोग क्या घर बैठ जाएंगे। तो इस हवाले से आपने सुना कि ख्वाजा इजहार ने जो है अपना क्या रिएक्शन दिया। यहाँ पर नया दिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे होगी गुफ्तगू, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की इस मुसव्वरा से जिसके फनपारों ने पाकिस्तानी नहीं चीन को भी अपना दीवाना बना दिया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सानिया आरिफ, इनसे आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले ज़रा इनके बारे में आपको बताते हैं। कराची यूनिवर्सिटी से 2006 में फ़ाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल करने के बाद सानिया कामयाबियों पर कामयाबियां समेटती रहीं और हाल ही में उन्हें चीन के नवे इंटरनेशनल बिनाले में मुंतखब कर लिया गया। सानिया आरिफ को इससे कबल भी चीन में बेहतरीन मुसव्वरा का इनाम मिल चुका है। साथ ही यूनेस्को और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की जानिब से भी सानिया को एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। सानिया आरिफ का आर्ट वर्क सुरमई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में पेश किया जाएगा। तो सानिया आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं और कितनी ही ये प्राइड की बात है कि विंटर ओलंपिक्स में वज़ीर आज़म भी मौजूद होंगे और सानिया आपका काम भी मौजूद होगा। तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। पहले आपकी ये जो आपने पेंटिंग बनाई है मिनिएचर आर्ट की, विंटर ओलंपिक्स के क्या टॉपिक है, क्या थीम है, क्या सोच के आपने बनाई? बिल्कुल, विंटर ओलंपिक्स की थीम थी लाइट ऑफ लाइफ, जिसमें हमें अपने एथलीट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करना था कि कोविड सिचुएशन की वजह से कुछ गेम्स पोस्टपोन्ड हो गए थे। भी 2 साल से ओलंपिक्स की भी सेरेमनी पोस्टपोन्ड हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे कोविड के ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने कंट्रोल किया है, तो विजन ने अनाउंस किया था कि हमने इसको बहुत भरपूर तरीके से बनाना है और हमने अपनी पेंटिंग्स में भी कुछ इस तरीके से हमें रोशनियाँ, कलर्स इस तरह से शो करने हैं कि हमारे जो एथलीट्स हैं वो बहुत जोश और जज्बे के साथ इसमें खूब पार्टिसिपेट कर सकें। तो बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट था ये पूरा था। उसके बाद मैंने जो मिनिएचर बनाया तकरीबन 5 फीट के स्केल पे बनाया है मैंने इसे, और इसमें मैंने कम्प्लीटली मैंने हिस्ट्री बनाई है थोड़ी सी ओलंपिक्स की, और प्रेजेंट क्योंकि होस्ट कर रहा है बिजिन, तो उसकी बिल्डिंग यानी मोनूमेंट बनाया है। साथ में मैंने एथलीट्स में हमने एक अपना ट्रेडिशनल एथलीट बनाया है और एक मैंने वेस्टर्न बनाई है। और एक इसमें एक बर्ड है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। टॉप पे एक बर्ड बनी हुई है जिसको हम रीबॉर्न, बिजिन की मिथ है कि वो लोग इस बर्ड को मानते हैं कि रीबॉर्न बर्ड, यानी एक हमें नई ज़िंदगी मिली है और नई उम्मीद की किरण मिली है। तो मैंने ये पूरी रिसर्च की थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरी चाइना में अगर मेरी पेंटिंग एक्सेप्ट हो तो उन लोगों को क्या चीज़ ऐसी अट्रैक्ट करे जो मेरी पेंटिंग में नज़र आए और वो फिर उसको सिलेक्शन में आए। तो पूरी कोशिश। अच्छा, ये वो पेंटिंग है, इसमें ये बीजिंग का मॉन्यूमेंट है। इसके पीछे मैं देख रहा हूँ कि वो क्लासिकल ग्रीस और एक एम्फीथिएटर भी आपने बनाया है। सो ये देयर यू गो, इट्स ब्यूटीफुल। और वो जो बर्ड है मतलब वो जो फोनिक्स बर्ड कहते हैं, फेनिक्स बर्ड, यस, जो एशेस से राइज होती है, राइट। तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपकी पेंटिंग है। और जो इसमें 5 ट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ओलंपिक्स के लोगों। और आपने जो इसकी थीम रखी हुई है ना, होप के हवाले से, हाँ, होप ऑफ लाइफ, वो बिल्कुल इसमें नजर आ रही है। उम्मीद वाकई इसमें नजर आ रही है। 5 ट्रीज हैं, दे आर द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक्स। आउटस्टैंडिंग। और इस पे ये अभी क्योंकि पिक्चर है तो इसमें क्लियरली इतना नहीं है वाज़े, इस पे स्नो गिर रही है और स्नो जो रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली विंटर कर रही है। अच्छा सानिया, जब आपको थीम पता चली तो फिर आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आया कि यार कुछ होप की बात करनी है, कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो मुझे क्या पेंट करना चाहिए? तो फिर आपने कैसे एग्जीक्यूट किया अपना ये आइडिया? सबसे पहले तो मैंने एथलीट्स को माइंड में लेकर आई कि एक तो कोविड सिचुएशन है, हम सबको मास्क वेयर करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें भी अभी हम लाइफ का हमारे पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। तो मैंने जो एक एथलीट इसमें बनाया वो बहुत सैड है और मास्क के साथ बैठे हुए हैं। मास्क लगा। और लेकिन साइड पे मैंने एक और एथलीट बनाया है जो बर्ड को देख के एकदम
इंजॉय कर रहा है, यानी उसे होप आ गई है कि हम दोबारा से ज़िंदा हुए हैं, दोबारा से हम शुरू हुए हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने खुशी के लम्हात भी दिखाए हैं और मुश्किल लम्हात भी दिखाए, दोनों इसके अंदर शो किए हैं। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च कर करके देखना पड़ा था कि मुझको कि क्या क्या मेरी पेंटिंग ऐसी हो जो मुझे बोलना ना पड़े, वो खुद ही अपने मुंह से बोले। वो जो है, जो आपका ब्रश है वो खुद ही अल्फाज बन के आपके कैनवस पे बिखर जाए। अच्छा, मैं क्या कहूँ आपको, कॉमरेड कहूँ, बिकॉज वी हेल फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। तो कराची यूनिवर्सिटी से आपने विजुअल स्टडीज़ से जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद अब आप ये कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि ये तो एक आपका जिसको कहते हैं ना सरखाब का वो पर है जो आपके लिए ज़िंदगी भर याद रहेगा। इसके अलावा क्या कर रही हैं, इसके अलावा क्या कुछ कर चुकी हैं और इसके अलावा क्या कुछ करने का इरादा रखती हैं? बिल्कुल, मैं वैसे तो नॉर्मली आर्ट वर्क के साथ साथ डिज़ाइनर भी हूँ, टेक्सटाइल पे भी मैं काम कर रही हूँ और मैं खुद डिज़ाइनिंग करती हूँ। इन्हीं पेंटिंग्स को, जो मेरे पेंटिंग्स होते हैं उनके कुछ अच्छे पार्ट्स जो होते हैं वो मेरे फैब्रिक के ऊपर होते हैं। तो बहुत यूनिक डिज़ाइंस होते हैं, वो बहुत डिफरेंट से होते हैं। सही। और ये मेरा एक शौक़ ये भी है फैब्रिक डिज़ाइनिंग का भी, साथ में जो पार्टिसिपेशन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कि 20 कंट्रीज़ में अब तक पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। और जब जब उन लोगों की एग्जीबिशंस आती हैं तो इन्विटेशंस खुद ब खुद आने लग जाती हैं। तो जब इन्विटेशंस आती हैं उनके, मैं कोशिश करती हूँ उनके हिसाब से पेंटिंग्स करूँ। तो पूरा साल इसी में चलता है। अब इंशाल्लाह मई के अंदर मेरी ताइवान में एग्जीबिशन है और ताइवान में जो मुझे अवार्ड मिला है गैलरी अवार्ड है। और उसके अंदर तकरीबन 7 to 8 पेंटिंग रिप्रेजेंट करूँगी मैं वॉल पर, कंप्लीट वॉल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगेंगी। चले, अच्छा सानिया, ये बताइए कि अभी जो आपकी ये पेंटिंग वहाँ पर सिलेक्ट हुई है, तो ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि वहाँ पर जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो कितना टफ होता है, कितनी पेंटिंग्स वहाँ पर आई थी और कितने लोगों ने वहाँ पर अपना काम जो है वो प्रेजेंट किया और फाइनली आपकी सिलेक्शन हुई। हमें बहुत खुशी है इस बारे में, तो थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया के बारे में बताइए। तकरीबन ऑल ओवर वर्ल्ड से 6000 आर्ट पीस उनके पास गए थे और हमारे पास एक एक वीडियो और एक एक सिलेक्शन प्रोसेस की पिक्चर्स आ रही थी कि इस तरह से वो लोग सिलेक्शन करते हैं। बहुत हार्ड प्रोसेस होता है क्योंकि वहाँ पे जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, चाइना एसोसिएशन के नाम से बाकायदा एक पूरा उनकी फैमिली है जिसके साथ वो लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, शेयरिंग करते हैं। 3 प्रोसेस से ये मटेरियल गुजरता है। सबसे पहले हमारी पेंटिंग की जजमेंट होती है, उसमें से क्राइटेरिया से सिलेक्ट की जाती है। फिर उनके जो सबसे बड़े सिलेक्टर हैं वो आते हैं और वो फिर इसमें से देखते हैं कि थीम पर जा रहा है वर्क की क्वालिटी कैसी है, हर चीज़ उनके हिसाब से जो चल रहा होता है। तकरीबन 3 प्रोसेस स्टेप्स के बाद फिर जाके वो हमें अलाउ करते हैं कि हमने किसको सिलेक्ट किया। तो इस बार जो विंटर ओलंपिक्स के लिए 6000 आर्ट वर्क वहाँ पे सबमिट हुए थे और इंटरनेशनली आई थिंक 400 सेलेक्ट हुए जिसमें से चाइना के भी उसमें आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं। सही। और 400 डिस्प्ले पे जाएंगे। अच्छा, आपने एक बड़ी मेरे इंटरेस्ट की बात की कि जो आपका आर्ट है वो आप फैब्रिक पे भी कन्वर्ट उसको कर देती हैं बिकॉज यू आर अ डिज़ाइनर। तो एक छोटा सा आइडिया है आपके लिए, मतलब मेरी क्या औकात कि मैं आपको आइडिया दूँ, बट स्टिल हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, फ्रॉम कराची टू कश्मीर, फ्रॉम कश्मीर टू चित्राल एंड देन पूरा होते हुए। तो अगर आप इनकी जितनी भी, जैसे कोई स्वेट शर्ट हो जाए या फिर कोई टी शर्ट हो जाए, उस पर कोई कलाशी आर्ट या फिर उस पर कोई गिलगिती या बल्ती या फिर खैबर पख्तूनख्वा से रिलेट करती हुई इस तरह की करें तो कोई ले ना ले, सबसे पहला बाहर तो मैं ही हूँ, पूरे थान उठा लूँगा। चले जी, एडवांस बुकिंग होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा सानिया, ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है पिक एंड चूज़ करना कि इतने सारे लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और जब आपको ये आइडिया होता है कि यार मैं भी इस कंपटीशन का पार्ट हूँ और अब मुझे भी इसके लिए कुछ करना है, तो कितने दिन लग जाते हैं आइडिया ही सोचने में, वो क्रिएटिव काम को करने के लिए कितने दिन लग जाते हैं और किस तरह से फिर होता है कि यार ये क्लिक होगा? तकरीबन हम लोगों को जो इनविटेशंस आती है 4 मंथ बिफोर, 4 मंथ का हमें टाइम दिया जाता है कि इस 4 मंथ के अंदर आपको अपना आर्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना है। अब हमें बिल्कुल नहीं आइडिया होता ये सिलेक्ट होगा या नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ इमेजेस सेंड करते हैं उन्हें कि हमने फाइनल प्रोडक्ट ये बना लिया है। उसके बाद मतलब मुझे भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मैं 2015 से बिनाले में पार्टिसिपेट कर रही हूँ बीजिंग में और इस बार 4th टाइम में सिलेक्ट हुई हूँ। तो इस दफ़ा मुझे बाकायदा वहाँ से लेटर जो आया है वो आया है कि हमें बहुत खुशी है कि आपने हैट्रिक कर ली, क्योंकि मतलब बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पिछले साल एक्सेप्ट हुए थे वो इस साल नहीं हो सके, डिपेंड करता है। लेकिन 4 दफ़ा मैं वहाँ पे
आर्ट वर्क मेरा डिस्प्ले हो चुका है। really great. और सबसे अच्छी बात ये कि 2019 में मेरी पेंटिंग जो है नेशनल म्यूज़ियम ने अपने कलेक्शन में भी ली थी। उसमें मैंने सिल्क रोड के ऊपर काम किया था, सिल्क रोड पे इस पे पेंटिंग बनाई थी। सही, बहुत शुक्रिया सानिया इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में थी, और हम सानिया को एक कहेंगे कि विश यू ऑल दी बेस्ट। और कितनी खुशी की बात है, और जब खुशियों की बातें हो ही रही हैं तो आपको बताएं कि कराची में सजा खुशियों का बाजार, जहां खुसूसी बच्चे हैं खरीदार, और ये बच्चे वहां पर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं फैसल करीम बता रहे हैं। ये दुनिया एक बाजार है और बाजार में खरीदारी के अपने कुछ उसूल होते हैं, लेकिन वही दुनिया अगर इन मासूम बच्चों की हो तो खरीदारी के उसूल व ज़वाबित सिमट जाते हैं। और एक उसूल जो सबसे बड़ा होता है वो होता है मुस्कुराहट, क्योंकि ये है इस तरह के इवेंट्स में सब कुछ ही ख़ास होता है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे आए हैं वो भी ख़ास हैं और जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं वो भी ख़ास हैं। तो मरकज़ उम्मीद फाउंडेशन के कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पॉपकॉर्न बना रहे हैं? जी। तो मैं भी बनाऊँ आपके साथ? चले, मैं भी थोड़ा पॉपकॉर्न बनाने की कोशिश करता हूँ और एक खा भी लेता हूँ छप्पर में। खा सकता हूँ ना मैं? ठीक है। अच्छा फैज़ान भाई ये बताएं कि कैसा लगता है जब इस तरह के इवेंट होते हैं उसमें आप लोग आते हैं, स्टॉल लगाते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हमारा ये स्टॉल है माशाल्लाह से, यहाँ पर हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। फैज़ान भाई एक जादू की चप्पी हो जाए। ख़ास हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और हुज़ैफ़ा ने चश्मा लगा लिया है कैमरा ऑन होते ही, और उनको शर्म भी आ गई है। और थोड़ी देर में मेरे ख्याल से जो है वो अफ़ान वो भी चश्मा लगा लेंगे और कामरान को चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हुज़ैफ़ा से पहले बात करते हैं। हुज़ैफ़ा क्या हाल है? हुज़ैफ़ा तुम तो हीरो हो यार। हो, चलो अच्छी बात है। किसी फिल्म के हीरो हो या अपनी ज़िंदगी में हीरो? हाँ, जहाँ है उसी का हीरो है ये, ठीक है ना? तुम मरकज़ उम्मीद के हीरो हो? अच्छा ठीक है। हुज़ैफ़ा तुमने डांस तो बहुत अच्छा किया। तुमने कितना सीखा? बहुत सारी प्रैक्टिस कराई। दिन में कितने देर तक प्रैक्टिस करते थे? हाँ, 2-2 घंटे प्रैक्टिस किया तुमने? और डांस भी बड़ा ज़बरदस्त किया। ज़बरदस्त। अच्छा हमारे साथ मौजूद है एक और बहुत ही ख़ास मेहमान, और इनकी जो है ना क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। ताइक्वांडो किया हुआ है इन्होंने। ताइक्वांडो के 5 जो है इन्होंने मेडल्स लिए हुए हैं। अफान क्या हाल है भाई? कैसे हो, ठीक हो, खैरियत से हो? तुम तो ताइक्वांडो कर दो, मतलब मैं तुमसे दूर दूर खड़ा रहूँ हैं, तुम तो मुझे गिरा दोगे, मार वार दोगे कोई हाथ, ऐसा ही है? अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि तुमने मेडल भी ले लिए, चैंपियन भी बन गए, और क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? शाहिद अफरीदी से मिलना चाहते हो? ओह, ये तो इन्होंने जो है ख्वाहिश पूरी कर दी। हम तुम्हारी जो ख्वाहिश है ना वो पहुंचा देंगे शाहिद अफरीदी तक, ठीक है? चलो, शाहिद अफरीदी से मिलना चाहते हैं। और कामरान भाई क्या हाल है? और खुश हो बहुत? तुम मजा आ रहा है। और तुम डांस भी कर रहे थे? तुमने भी डांस की बहुत प्रैक्टिस की? हाँ। और यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। मेरे साथ अमजद बल्दिस्तानी मौजूद। अमजद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हो? अभी तो खरमांग में बर्फबारी हो रही होगी। जी जी वो तुम बर्फबारी छोड़ के गर्मी में आए हो? जी हम तो शुरू से यही हैं। शुरू से ही है। अच्छा वैसे बड़ा खूबसूरत खित्ता है गिलगित बल्तिस्तान, उतनी खूबसूरत तुम्हारी आवाज़ भी है। तो मुझे ये बताओ कि इस तरह के इवेंट में आके कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स। बच्चे आपसे आते हैं, मिलते, कैसा लगता है? कहते हैं कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगता है भाई, बोलते भी इंशाल्लाह हमारे से भी अच्छे बनेंगे, हमारे जैसा। सबसे फेवरेट आपकी डॉल ही है सारे टॉयज में? जी। और बारबी को उठाया सबसे पहले? जी। और इस तरह की चीज़ें और होनी चाहिए? यस। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? अरीका। और आपका? जोहा। जोहा। अच्छा ये तुम्हें डॉल चाहिए? क्यों डॉल क्यों नहीं चाहिए भाई? बैट चाहिए, बल्ला चाहिए? हाँ हाँ। बल्ला चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए भाई? मुझे डॉल।
तुम्हें डॉल चाहिए? चलो यार, ये एक हमें एक लड़का नज़र आया है कि जिसको डॉल चाहिए। यहाँ आके कैसा फील हो रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, जो क्विज़ वगैरह पूछे और मज़ा आ रहा है इससे। अच्छा, और ये जो ग्रैंड मॉल बनाया गया है, ये आइडिया तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा है ये ऐसे ही करते रहें और आगे बढ़ते रहें, इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे तो। अच्छा, और ये बताओ कि वैसे तो बहुत सारे स्टॉल हैं, लेकिन तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट तो कंप्यूटर वाला है। कंप्यूटर का है। वहाँ जहाँ ऐप्स वगैरह, लैपटॉप मिल रहे हैं या ऐप्स वगैरह बनाने? ऐप्स वगैरह। अच्छा, ऐप्स बनाने में इंटरेस्टेड हो? जी। कुछ बनाए अभी या सिर्फ जहन में बनाए? सिर्फ जहन में ही अभी तो। जहन में। अब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये वैसे तो यतीम नहीं गए तो बेहतर है, क्योंकि यतीम तो है जिसके पास इल्म और बसीरत नहीं है, लेकिन ये अनमोल बच्चे, ख़ास बच्चे, इनके लिए आप आई हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक तो सबसे पहले हमारे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मैं मुसलसल ये चौथी दफ़ा मैं आ रही हूँ, इनका अगर नाम ना लिया जाए, इनको ना सराहा जाए तो बहुत ज़्यादती होगी। और ये जो है अपनी नौइयत का वाहिद प्रोग्राम है जो साल में एक दफ़ा होता है, और हम उस दिन ये भूल जाते हैं कि आज संडे, आज हमें थोड़ा सा घर पे टाइम देना है। तो मैं ये समझती हूँ कि इनकी ताकत भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। बहुत शुक्रिया शैला भाई, थैंक यू सो मच। तो शैला रज़ा हमारे साथ मौजूद थी, और इतनी अच्छी बात है कि इस तरह के सियासी लोगों का सपोर्ट भी होना इस तरह के इवेंट्स में इसलिए ज़रूरी है कि जब ये आएंगे तो इनकी देखा देखी मज़ीद लोग आएंगे, और माशरे के इस तबके को भी उतनी ही इज़्ज़त मिलेगी जितनी कि बाकी तबकात को है। चलिए जी, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर सीरत साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सीरत साहब, ये बताइए कि ये अनोखा ख्याल कैसे आया और कब से आप मॉल ऑफ इस्माइल का इनेकाद कर रहे हैं? ये मॉल ऑफ इस्माइल यानी कि मुस्कुराहटों का बाजार एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, और इसका आइडिया हमें सन 2015 में आया। हम हमेशा से ही सोचते थे कि जो एक आम बच्चे हैं आपके हमारे घरों में, उनके भी छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, वो भी हमसे मांग के चीजें लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, मुख्तलिफ चीजें उनको पसंद होती हैं। तो हमने सोचा कि कोई जो बच्चे यतीम खानों में पलते हैं, जो ऑर्फन्स हैं, सिंगल मदर जिनको पाल रही हैं, उनके लिए भी कुछ एक ऐसा बाजार होना जरूर चाहिए जिसमें वो बच्चे आके एक आम बच्चों की तरह शॉपिंग करें, वही क्वालिटी का सामान, उसी तरह की चीजें वो बच्चे वहां से लें, ताकि उनके भी ख्वाब उसी तरह से पूरे हों जैसे कि किसी आम घर के बच्चों के पूरे होते हैं। ये काम हम पिछले 6 सालों से कर रहे हैं, और माशाल्लाह से ये बहुत कामयाबी से काम चल रहा है। और ये इसीलिए इस कामयाबी से चल रहा है क्योंकि हम उन बच्चों के मुताबिक और उनके मिजाज की हर वो चीज वहां रखते हैं जिससे बच्चा खुश हो सके। ये बड़ा डिफरेंट आइडिया है यतीम बच्चों के लिए। वैसे तो कई लोग कई तरह के फलाही काम करते हैं, आपका ये मॉल कुछ मुख्तलिफ है, वो कैसे मुख्तलिफ है, जरा ये बताइए। जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें दूसरों से जो है वो मुनफरिद बनाती है, वो ये है कि ये कॉन्सेप्ट ही इतना यूनिक है जिसको आज से पहले या अभी भी हम अगर देखें तो कहीं पे ऐसा बाजार जहां पे इस बड़े पैमाने पे 500 से 600 बच्चे अपने पूरे साल की नीड जो उनकी शॉपिंग है वो करके जा रहे हैं, ऐसा बाजार कहीं पे लगता नहीं है, जो सबसे एक बड़ी हमारे लिए एक रिवॉर्ड की बात है। और जो चीजें इसको यूनिक बनाती हैं वो इस तरह से बनाती हैं कि इस बाजार में जो सामान मिलता है वो हम बच्चों को डमी करेंसी प्रोवाइड करते हैं, और उन बच्चों के ऊपर ये डिस्क्रेशन उनका अपना होता है कि वो क्या सामान लेना चाहते हैं। जो चीज भी वो लेते हैं वो उसी आला क्वालिटी की होती है जो किसी भी बाजारों में, शॉप्स में जो है वो दस्तयाब होती है। तो इस तरह की चीजें हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। और जो खास जो एलिमेंट है इस बाजार का, जो केवल पाकिस्तान पिछले 6 सालों से प्रोवाइड कर रही है, वो बच्चों का मेडिकल और एजुकेशन है। यानी कि जो बच्चा इस मॉल ऑफ इस्माइल्स में आ रहा है वो बच्चा अपने आप को मेडिकली सिक्योर करके जा रहा है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माएं अपने बच्चों की फीसिस में, ट्यूशन फीसिस के अंदर स्ट्रगल कर रही होती है। तो मॉल ऑफ इस्माइल्स अपने साथ मुख्तलिफ स्कूल्स को इनवाइट करता है। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ना चाहे, जिस इलाके में पढ़ना चाहे, वहां की ब्रांचेस में उन बच्चों की प्लेसमेंट कराई जाती है। ये आइडिया वो आइडिया है कि अगर खुदा न ख्वास्ता डाउन द ट्रैक कोई ऐसी प्रॉब्लम इदारे को होती है कि इदारा अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू ना कर सके, लेकिन जो बच्चे स्कूल्स के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं तो कम से कम वो पढ़ के निकलेंगे। तो हमारी सोच, हमारी अप्रोच लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत दूर तक की हमारी अप्रोच है कि हम उन बच्चों को उन इदारों का हिस्सा बना दें
अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो पढ़ के निकलें। और जो सामान हम वहाँ पे दे रहे हैं उसके अंदर उन बच्चों के लिए मैसेज भी है और उनके लिए काउंसलिंग भी है, क्योंकि एक बच्चा जो यतीम खाने में पलता है या सिंगल मदर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसका एक्सपोजर वैसे ही ख़त्म हो जाता है बाप के मरने के बाद। तो मॉल ऑफ इस्माइल्स बेसिकली एक एक्सपोजर फराहम कर रहा है प्लेटफॉर्म, ताकि उन बच्चों को उस माहौल से निकाल के लाके आम बच्चों के साथ खड़ा किया जा सके, लोगों के माशरे के बीच में खड़ा किया जा सके, ताकि उनके अंदर जो एहसास कमतरी है वो ख़त्म की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीरत अब्बास साहब, गुफ्तगू कर रहे थे नया दिन में। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के चेहरे पर स्माइल होती है, खुशियाँ होती हैं, वहीं हम मज़ीद खुशियों की बात करते हैं। जी हाँ, PSL मुल्तान सुल्तान्स की PSL में मुसलसल चौथी कामयाबी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 20 रन से शिकस्त दे दी। तो अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएं कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की तकरीब हल्फ बर्दारी इस वक्त हो रही है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल 1 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के ओहदे से रुखसत होने के बाद 2 फरवरी 2022 को यानी कि आज अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। उनका तकर्रुर 21 दिसंबर 2019 को अदालत उज़्मा में किया गया था। आइन के आर्टिकल 177 के मुताबिक आर्टिकल 175 शक 3 में दिए गए इख्तियारात को बरोकार लाते हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदयाल को चीफ के ओहदे पर तैनात किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल-क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलवू औ तुरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत करीमा का तर्जमा। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, ख्वाह ये तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही हो। अगर कोई अमीर है या फ़कीर तो अल्लाह इन दोनों का ज़्यादा खैर ख्वाह है।
बस तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को ना छोड़ देना। अगर तुम लगी लिपटी बात कहोगे या सच्चाई से पहलू तही करोगे तो जान रखो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। वमा अलैया इल्लल बलाग। अब मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 175A read with article 177 of the constitution, the president of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Mr. Justice Umar Ata Bandial, the most senior judge of the Supreme Court, as Chief Justice of Pakistan with effect from 2nd February 2022। अब मैं सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जस्टिस उमर अता बंदियाल सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा कि मैं आला अदालती काउंसिल के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सदर मुमलिकत से उन्होंने ओहदे का हल्फ लिया और इसके मुताबिक अब जस्टिस उमर अता बंदियाल पाकिस्तान के आला तरीन जज हैं। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक ओहदे पर बराजमान रहेंगे। 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कोहाट, फिर रावलपिंडी, पेशावर और फिर लाहौर से हासिल की। इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मईशत में बैचलर्स की डिग्री भी हासिल कर रखी है। कैम्ब्रिज से लॉ ट्राइपॉस डिग्री हासिल की और लंदन के मारूफ लिंकन्स इन में बतौर बैरिस्टर खिदमात अंजाम दी। 1983 में अब बतौर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट की फहरिस्त में शामिल हुए और कुछ सालों बाद बतौर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खिदमात सर अंजाम दी। लाहौर में अपनी प्रैक्टिस के दौरान जस्टिस बंदियाल ने अमूमन कमर्शियल बैंकिंग, टैक्स एंड प्रॉपर्टी के मामलात हल किए और 1993 के बाद जस्टिस के ओहदे पर फाइज होने तक आपने बैनुल-अक़वामी तिजारती तनाज़ात को भी संभाला। तो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। और अब कुछ हम बात करते हैं महंगाई की आग सबको जला रही है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। क्या चीज़ कितनी महंगी हुई है, एंकर फवाद ज़ैदी हमें बता रहे हैं कि ये खेल इतना आसान नहीं है। देखकर तो मुझे अभी से पसीने आना शुरू हो गए। मैं कैसे पार करूंगा इसे? ये खेल नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है
और डूब के जाना है। भड़कते शोलों से आवाम तप रहे थे, पक रहे थे। हर माह यकुम से 30 तक बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, मगर जनवरी में तो हद ही हो गई। पेट्रोल, डीजल, बिजली, किराए, खाने का तेल, इन सब ने मिलकर आग के शोले 13% तक पहुंचा दिए। जिस हालत में मैं और आप हैं, क्या खास सेहत, तालीम और तफरीह का ख्याल दिल में लाएं? मगर मेरे भाई वो भी बहुत महंगी हो चुकी है। हमें तो गोश्त, आटे और दाल के लाले पड़े हुए हैं, और कहीं अगर आना जाना हो तो वो भी जेब पर भारी है। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तेल के शोले, बिजली के झटके महीने की अगली खाइयों में भी हमें मिलने वाले हैं, और महंगाई का लावा यही 13% तक रहेगा। अरे भाई मेरे पाँव जल रहे हैं, भागो यहाँ से। तो फवाद हदी तो महंगाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम को सबसे ज़्यादा किस महंगी चीज़ ने मुतासिर किया? अब साथी एंकर सबा शेख गई हैं बाहर, उन्होंने आवाम से बात की है, जानने की कोशिश की, आप भी देखिए। जनवरी 2020 के बाद महंगाई की सालाना शरह बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी में मुसलसल 5वें माह भी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सालाना शरह 12.96% रिकॉर्ड की गई है। सब्जियां, दालें, फल, गोश्त और दीगर अशिया सभी कुछ की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो आवाम से जानते हैं और आवाम से पूछते हैं कि इन कीमतों ने आवाम के इस बजट को कितना मुतासिर किया। आपको किस चीज़ की कीमत ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स या फिर सौदा सल्फ? यूटिलिटी बिल्स, क्योंकि वो मैं खुद पे करती हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़ गए? बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसमें ग्रॉसरी है ना, ग्रॉसरी ने सबसे ज़्यादा किया। तो फिर बजट को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं? बजट को कैसे फिर एडजस्ट करती हैं? लोन लेती रहती हूँ किसी से। बस ये बड़ा मुश्किल काम है। जो घर संभालते हैं ना, उनको ही पता होता है कि वो किस तरीके से घर चला रहे हैं। ये बताएं कि किस चीज़ की कीमत ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स या फिर सौदा सल्फ? सब ने कराए, किसी भी कसर नहीं छोड़ी। सब्जी से लेके पेट्रोल तक, गैस से लेके पानी तक, बिजली से लेके हर चीज़ ने मुतासिर करा। नहीं, क्या करेगा बंदा, किस तरह गुजारा करे? कहीं मांग तो सकता नहीं है। जो कुछ है उसी में गुजारा करना है ना हमने, तो उसी में बैठ के गुजारा कर रहे हैं। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो किस चीज़ की कीमत आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको मुतासिर करती है, हिट करती है? कि पेट्रोल है, यूटिलिटी बिल्स हैं, या फिर सौदा सल्फ लेना आपने कुछ कम कर दिया? पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है। पेट्रोल महंगा, इसी वजह से सब चीज़ें महंगी हैं। कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स या फिर सौदा सल्फ लेना कम कर दिया? खाने की चीज़ें तो काफ़ी सारी महंगी हो गई है। दाल हो गई, माछी दाल, कीमा वगैरह हो गया, और जो भी मतलब खाने की अशिया अगर हम लेने के लिए जाते हैं तो मज़ीद वो सारी चीज़ें ही महंगी हुई है। हुकूमत को चाहिए ये चीज़ें कम करें, और आगे रमज़ान भी आएगा, लेकिन नहीं, और मज़ीद महंगाई हो रही है कम होने के बजाय। हर चीज़ पे, एक चीज़ पे नहीं है। जिस चीज़ को भी हम हाथ लगाते हैं, टच करो और चाहता है कि हाथ वापस कर लो। कौन से ऐसे अखराजात हैं जिसमें आपने कमी की है इस वजह से कि सैरो तफरी करने नहीं जा रहे, आउटडोर नहीं जा रहे, या फिर आप सौदा सल्फ लेना आपने कम कर दिया? सौदा सल्फ होलसेल में लेना स्टार्ट कर दिया है। तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया? शॉपिंग। तो अपने अखराजात को कम करने के लिए आपने किस चीज़ में कटौती की है? सौदा सल्फ लेना कम कर दिया है, गिफ्ट लेना देना कम कर दिया है, सैरो तफरी करना कम कर दिया है? हमें गरीब को रोज़ की रोटी चाहिए, और उसके बच्चे रोज़ स्कूल जाएं और वो वापस आ जाएं, उनको अच्छी पढ़ाई मिल जाए। सैरो तफरी तो बड़ी दूर की बात है। गिफ्ट देने तो बिल्कुल ही बंद कर दिए। हर चीज़ ही कम कर दी है ना। घूमने जाते थे वो भी बंद हो गया है। स्कूल की फ़ीसें भी बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। यूटिलिटी के बिल हैं, उनमें कितना इजाफा। गैस के बिल हैं तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये, तो वो भी आ रहे हैं, और सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो बजट को ये चीज़ें मुतासिर कर रही हैं, तो क्या चीज़ अब नहीं करते? सौदा कम लेती हैं,
घूमना वूमना, गिफ्ट विफ्ट लेना कम कर दिए हैं? कम कर दिया है, पहले से बहुत कम हो गया। शादियों वादियों में पहले ज़्यादा जाते थे जी, अब तो बहुत कम हो गया है। इतनी महंगाई हो कि बंदा खा ले वही काफ़ी है, रूखा सूखा कुछ तफरी नहीं कर सकता। इतनी महंगाई हो गई है, अब अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने पैसे होते ही नहीं है कि मैं अपनी मंगेतर के लिए भी गिफ्ट ले लूँ, क्योंकि अपना घर का खर्चा निकालना थोड़ा मुश्किल है। बिजली का बिल पहले कितना आता था? पहले तो कम था ना, 300 या 400 आता था गैस का, अभी तो हज़ारों के ऊपर हो गया है। कितना आता है बिजली का बिल अब? 15,000, 10,000। और अब पहले कितना आता था? पहले आता था 5-6 आता था। तो पहले बिजली का बिल थोड़ा कम आता था, बहुत बढ़ गया? मैडम कभी तो बिजली का बिल कम आया ही नहीं है। अच्छा, और अब ज़्यादा? अभी ज़्यादा क्या, डबल आ रहा है, लाइट बंद भी है। मगर महंगाई इतनी है, लोग बेचारे परेशान हैं, ड्यूटियाँ में कर रहे हैं, महंगाई इतनी है, सारा किरायों पे चले जाते हैं। बिस्किट से लेके बिल बत्ती तक, लाइट तक, सब चीज़ें दुकान वालों ने ऐसा, जब पता है कि इतनी महंगाई, लॉकडाउन लगा और ऊपर से महंगाई ऐसी बढ़ाई है। तो ये बताएं, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं? दवाई की कीमतों में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। अभी पैनाडोल गायब हो गई है, कहीं कहीं मिल रही है, 30 रुपए का पत्ता मिल रहा है। दवाइयों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ? तो प्राइसेस बढ़ गई है। अगर एक चीज़ 100 रुपये की ले रहा है, नेक्स्ट टाइम आता है वो 150 की होती है, 200 की होती है, कस्टमर परेशान होता है। अच्छा ये बताइएगा, अंडे कितने दर्जन है? अंडे 160 रुपये दर्जन। पहले ये गरीब आदमी 160 रुपए दर्जन अंडे कैसे अफोर्ड करेगा? तो 80 रुपये वाले दर्जन भी हमारे पास टूटे हुए होते हैं, वो गरीब ले जावे ना। टूटे हुए अंडे गरीब ले जाए? हाँ। ये बताइए, आलू कैसे दिए आपने? 100 का 3 किलो। तो लोग आते हैं मतलब आलू वगैरह लेने के लिए? जी, आलू प्याज वगैरह खूब लेने आते हैं, ऐसी बात नहीं है। रेट महंगा हो, सौदा लेना कम तो नहीं कर दिया? नहीं। तो आपने सुना कि अवाम के क्या तासुरात हैं, अवाम क्या कहती है। मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ना जाने ये कीमतें कब कम होंगी। गोश्त की कीमत में इजाफा, बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफा, सौदे सल्फ की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, दवाइयों की कीमत में इजाफा, और आए दिन यही धड़का लगा रहता है कि न जाने अगले 15 दिनों में मजीद और कीमतें कहां से कहां पहुंच जाएं। लोगों का मतलब ये कहना है कि कहां से कहां पहुंचा दिया। वो कहते हैं, बहुत मशहूर है ना, कहां से कहां ले आया है शख्स, तो देख लें कहां से कहां ले आया है। ख़ास तौर पे इस गुफ्तगू के दौरान एक ऐसा भी शख्स था जिसने कहा कि इतनी महंगाई हो गई है, मेरी मंगेतर नाराज़ हो गई है महंगाई से। सोचे आप। तो इस छोटे से लेके बहुत बड़े इशू तक हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताएं, पाकिस्तान में महंगाई 2 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इसकी वजह आलमी मार्केट की कीमतें ही हैं या फिर कुछ लोकल फैक्टर्स भी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इस साल जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें बाहर की कीमतों का ज़रूर दखल है, मगर इससे पहले जो पिछले 2 साल थे कोविड के बाद तो कीमतें बाहर गिर गई थी बहुत। उसके बावजूद हमारे यहाँ अफरात-ज़र जो है वो 8 से 10% रहा और उससे पहले भी अफरात-ज़र में इजाफा हुआ। वजूहात ये हैं कि सप्लाई की शॉर्टेजेस थी मुख्तलिफ चीज़ों की। अब आप 2018-19 में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ था और उसकी वजह ये कि सप्लाई पोजीशन ख़राब थी। दूसरी तरफ लोकल फैक्टर्स में ये भी है कि हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों से बहुत से आप जिसे कहते हैं मोनोपोली कार्टेल्स वगैरह कायम हो चुके हैं जो मैनिपुलेट करते हैं कीमतों को और स्टोरेज अपना करा के शॉर्टेजेस क्रिएट करके कीमतें बढ़ाते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि हमारे यहाँ जो पैसों का इस्तेमाल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, यानी कि मनी सप्लाई में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। अब आपको हैरत होगी कि पिछले 3 साल तकरीबन 17 से 19% सालाना इजाफा होता रहा। जब इतना पैसे में इजाफा होगा इस्तेमाल में तो उसके नतीजे में कीमतों में तो इजाफा होना ही होना है। तो पहले 2 साल ज़्यादा अंदरूनी वजूहात थे और इस साल अलबत्ता यकीनन बाहर की कीमतों का हम पर असर ज़्यादा है। अच्छा, हुकूमती वज़ीरों के मुताबिक महंगाई इतना बड़ा इशू नहीं है सर,
आवाम की कुव्वत ख़रीद में भी इजाफा हुआ है। वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के नंबर्स और गाड़ियों की फ़रोख्त के नंबर्स दिखाते हैं। क्या वाकई ये नंबर्स हमारी मुआशी सूरत हाल के आईनादार हैं? गाड़ियों की सेल का कोई ताल्लुक नहीं है अवाम के हालात से। ये अमीर तबका है और अमीर तबके में फ़ायदा इसलिए हुआ है कि कोविड के बाद जो रिकवरी हुई है उसमें यकीनन प्रॉफिट्स में बेतहाशा इजाफा हुआ है। तो हमारा जो सबसे अमीर तबका, जिसे आप एलीट कहेंगे, उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए हैं और उसके नतीजे में गाड़ियां वगैरह की कीमतों में और उनकी सेल में बहुत इजाफा हुआ है। अब आप आ जाइए जो हालात अवाम के हैं उसमें यह है कि देखिए, कोविड के बाद जब हालात बहुत ख़राब हुए थे तो गुर्बत में बेतहाशा इजाफा हुआ था। हुकूमत के खुद अंदाजे ये हैं कि तकरीबन 2 करोड़ लोग गरीब हो गए ज़्यादा। उसके बाद कुछ रिकवरी हुई है पिछले साल, मगर अभी भी बेरोज़गारी और गुर्बत का लेवल जो है वो 3 साल पहले से बहुत ज़्यादा है। अच्छा पाशा साहब, ये बताइए, एहसास प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने अपना मुल्क गिर कौमी और समाजी इक़्तिसादी सर्वे मुकम्मल किया। इस सर्वे में इंतहाई चौंका देने वाले आदाद व शुमार सामने आए हैं। 34 मिलियन ख़ानदान हैं जिन्हें 2000 रुपये, दोबारा सुनिए, 2000 रुपये माहाना इमदाद की ज़रूरत है। अगर हम औसतन 4 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदानी साइज़ लें, जिससे तकरीबन 140 मिलियन लोग बनते हैं, जिन्हें गरीब के ज़ुमरे में रखा जा सकता है, यानी हमारी कुल आबादी का 66% हिस्सा गरीब। और ये सरकारी नंबर है, सरकारी। ये किस चीज़ की निशानदेही करता है? हमारा अंदाज़ा ये है कि 2017 में पाकिस्तान में गुर्बत का जो लेवल था वो हमारे आबादी का तकरीबन 31% था। कोविड के बाद ये बढ़कर अब तकरीबन ये 45% तक जा चुका है, यानी कि तकरीबन आपके 10 करोड़ आबादी जो है वो गरीब हो चुकी है। और अगर आप एक घर में 6 लोग लेते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख घराने पाकिस्तान के गुर्बत के लकीर के नीचे, अफसोस से कहना पड़ता है, जा चुके। तो सर, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं आप कि 1 करोड़ 60 लाख ये घराने, सर ये घराने कहाँ जाएंगे? उनके हालात हुकूमत बदल भी पाएगी या नहीं? देखिए, ये 1 करोड़ 60 लाख घराने हैं। इसमें एक घराने में पाकिस्तान में एवरेज जो है वो 6 लोग होते हैं, तो ये तकरीबन 10 करोड़ लोग हैं। बात यह है कि हुकूमत के पास इतने मसाइल नहीं हैं कि वो वाकई अपने एहसास प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर चला पाए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुश्किल से इस साल 140 अरब रुपए रखे गए हैं बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए। ये बिल्कुल नामुनासिब है। अगर हमें वाकई गुर्बत को टैकल करना है, कैश पेमेंट्स करने हैं, या बेरोजगारी कम करवानी है, या क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए कम से कम एहसास प्रोग्राम 4 से 5 गुना होना चाहिए। जो इस वक्त उसका साइज है वो बहुत छोटा है और उसके नतीजे में आम जो घराने हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। अब आप सोचिए कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था तो 1000 रुपये कमी बता रहे थे हर महीने खाने पीने के खर्चों में। उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ रहा। इससे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, मगर हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं और हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज़ में अलबत्ता इस साल कुछ इजाफा है, मगर उसके बावजूद हमारा लेवल बहुत कम है और हम अपने लोगों के लिए रिलीफ का जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। और साथ साथ IMF का प्रोग्राम चल रहा है जिसके नतीजे में ये इस तरह की चीज़ें हमें करने से रोका जाता है। तो इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं और हुकूमत मजबूर है काफ़ी हद तक। अच्छा पाशा साहब, आखिर में ये बता दें कि इतने बुरे हालात हैं, इन हालात में कोई साय ऑफ रिलीफ, कोई ठंडी हवा का झोंका देख रहे हैं या मामला मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे?
मेरी तो ख्वाहिश है से फ़ौरन कहूँ कि अल्लाह करे कि वाकई हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, मगर इसके इम्कानात मुझे अफसोस से कहना पड़ता है इस वक्त कुछ कम हैं। उसकी वजह ये है कि सारी दुनिया भर में हालात फिर से काफ़ी हद तक ख़राब होते जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि रशिया और यूक्रेन में जो झगड़ा चल रहा है उसके नतीजे में हम पर असर इस तरह पड़ रहा है कि तेल की कीमत फिर $100 के करीब पहुंच जाएगी। अगर तेल की कीमत $100 पे पहुंच जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुनासिब डिसीजन लिया कि पहली तारीख को, जबकि हमें 10 से 12 रुपए बढ़ाना था फी लीटर, हमने नहीं बढ़ाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुनासिब डिसीजन लिया, मगर जो आपके देखने वाले लोग हैं IMF वगैरह वो कहेंगे हमने तो आपसे कहा था, आपने तो खुद कहा था कि हम 4 रुपए बढ़ाएंगे पेट्रोलियम लेवी, आपने नहीं बढ़ाया, तो आप तो फेल हो रहे हैं। तो इसलिए हम पर प्रेशर बहुत है, और अगर पाकिस्तान के हालात जल्द से जल्द ठीक नहीं होते हैं तो गुर्बत और बेरोजगारी जो इस वक्त लेवल है वो खुदा न खास्ता वहीं रहेगा, और कुछ हद तक इसमें कुछ इजाफा खुदा न खास्ता हो भी सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, और हम भी यही चाहते हैं कि हालात जो हैं वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। और जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, जिस तरह से हमारी लोगों से बात हुई है, तो लोगों ने ये बताया कि उन्होंने अब शादियों में आना जाना छोड़ दिया है। लोगों ने ये बताया है कि अगर उनको खबर मिले कि उनके किसी रिश्तेदार की इंतकाल हो गया तो वो अब वहाँ नहीं जाते, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना हो। इतनी ज़्यादा महंगाई है, लोग कहते हैं कि जी हम अपने खर्चे कम करें या फिर हम अपनी यूटिलिटी बिल्स पे करें। तो महंगाई की सूरत हाल जो है वो तो बढ़ती जा रही है, और लेट्स सी कि अब आगे क्या करती है हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए। तो जहां पर हम बात करते हैं रिलीफ की, वहीं पर एक ऐसी चीज़ भी है, यानी कि हम देखते हैं कि शहर में बढ़ते हुए जराइम, जिसमें भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अब जराइम की बात कर रहे हैं हम। रवा साल का पहला महीना भी कराची के शहरियों पर बुरा गुजरा। जनवरी में 9 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए गए, 43 शहरी जख्मी भी हुए। जनवरी में 3150 शहरी मोटरसाइकिल्स और 70 शहरी गाड़ियों से भी महरूम हो गए, जबकि 2940 शहरियों को मोबाइल फ़ोन से भी महरूम कर दिया गया। इस सब पे बात करेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अच्छा, मैं आपसे कराची के स्टैट्स पे बात करूँगा, मैं आपसे भी बात करूँगा कि ये सारे मामलात हैं। मुझे यार ये बताएं, हम मतलब ये करना तो नहीं चाहिए। मैं रिपोर्ट के फ़लाँ शहर से भी हो रहा है, फ़लाँ शहर से भी हो रहा है, फ़लाँ शहर से भी हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह कराची के हालात हैं, मोबाइल स्नैचिंग में दूसरे शहरों में नहीं है। मेरा सवाल यही है, क्यों वहाँ क्यों नहीं है? अल्लाह ना करे हो, और यहाँ क्यों है? अल्लाह करे ये ख़त्म हो। अच्छा, ये एक अजीब सी सूरत हाल है, क्योंकि जब हम यही सवाल जो है वो पुलिस अफसरान से करते हैं तो वो कहते हैं जी महंगाई है, मंशियात के यहाँ पर बहुत ज़्यादा आदी अफराद हैं, मंशियात का इस्तेमाल ज़्यादा है, इसकी वजह से ये काम हो रहा है। तो हम भी यही उनसे सवाल करते हैं कि ये तो दीगर शहरों में भी है, तो यहाँ क्यों? फिर उसके बाद उनका ये जवाब होता है कि जी कराची शहर में दीगर इलाकों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और कुछ गैंग्स तो ऐसा काम करते हैं जो कि ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम के ऐसे गैंग्स काम करते हैं जो यहाँ पे वारदातें करते हैं और उसके बाद यहाँ से फ़रार हो जाते हैं दूसरे शहरों की जानिब, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार भी नहीं होते। एक बड़ी तादाद है ऐसे मुल्ज़िमान की, ख़ास तौर पर अफ़गानी गैंग हो वो यहाँ पर है, बंगाली गैंग हो वो यहाँ पर है। तो ये वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गैंग है जो कि यहाँ पर काम करते हैं, आके वारदातें करते हैं, और सबूत उनके फिर कुछ यहाँ पर रहते नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से बासानी फरार हो जाते हैं। बंगाली गैंग की बात की, ये मैं इस गैंग को क्या नाम दूँ जो फुटेज चला रहे हैं हम, ये शर्ट पैंट गैंग है। मतलब कि ये तो कमाल ही हो गया ना, कि पहले तो मतलब शलवार कमीज़ में मलबूस लोग आ रहे हैं और जीन्स पे मलबूस लोग आ रहे हैं। इनको तो देख के पुलिस वाले भी नहीं कहेंगे, ये तो सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ऑफिस जा रहे होंगे। ये बाज़ाब्ता रैकी करके तमाम तर मामलात हुए ना। अच्छा, ये जो वारदात है इसमें तो बैंक से पैसे लेकर जो है वो निकला है, शहरी घर के दरवाजे पे पहुंचा है। इस वारदात के अंदर तो बाकायदा मुल्जिमान को ये तक पता था कि उसने मोजे के अंदर पैसे रखे हुए हैं। तो ये रैकी जो है वो बैंक के अंदर से की गई है। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा वारदातें अब देखने में नज़र आती हैं कि शहर में अब जब भी कोई बड़ी रकम शहरी निकलवाएं तो कम अज़ कम एहतियात करें कि या तो अपने साथ किसी को लेकर जाएं या फिर कम अज़ कम ये देखें कि बैंक से निकलते वक्त कोई उनकी रैकी तो नहीं हो रही है। क्योंकि अब ये भी एक सिलसिला शुरू हो गया है कि मुल्जिमान जो है वो एक बिल लेकर बैंक के अंदर बैठ जाते हैं कि वो जैसे एक बिल जमा कराने के लिए आए, और फिर वो देख रहे होते हैं कि कौन बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहा है। शहरियों को कह रहे हैं कि जागते रहना, साढ़े उठते ना रहना। अब यही सूरत हाल बनती जा रही है, क्योंकि अब शहर के जराइम की अगर हम बात करें तो एक बड़ी फिगर है जनवरी के महीने में भी कि 3100 से ज़ायद मोटरसाइकिल। जिस तरह से आप ये इसके बारे में बात करें, स्टैट्स के बारे में बात करें, भी फैसल कह रहे थे आपसे स्टैट्स का भी पूछेंगे
ये बताएं कि कभी हम ये खबर सुनते हैं कि जी जराइम जो है वो बढ़ गए, स्ट्रीट क्राइम्स कराची में बढ़ गए, और कभी कभी हम ये खबर भी सुन रहे होते हैं कि जी कमी आई है जराइम में। तो जब ये कमी आ जाती है जराइम में, जब उसके ऊपर ओवरकम कर लिया जाता है, तो जब ये इंक्रीज़ होते हैं तो फिर उनकी वजूहात क्या हैं, वो क्यों इंक्रीज़ होते हैं? क्या फिर क्या मतलब सिक्योरिटी इतनी नहीं होती है, या फिर पुलिस जो है वो बैठ जाती है कि नहीं अब जराइम कम होते जा रहे हैं, अब हम जो है वो कुछ नहीं करते, ठीक है फाइन? ऐसा क्यों होता है? ये क्या वजह है? कराची में जुर्म जो है वो कभी भी खत्म नहीं हुआ या बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ। कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि हमने देखा है कि गुज़िश्ता साल की लेकिन हम कहते हैं ना कि यार वो जो फलां का घर है या फलां जो एरिया, यार वहाँ पे नहीं होती इतनी डकैती, मतलब उस एरिया में जो है वो क्राइम रेट बड़ा ज्यादा है। तो शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वारदात ना हो रही हो। मतलब आप चाहे लांडी में चले जाएं, कोरांडी में चले जाएं, अब तो गुलिस्तान जौहर में चले जाएं, गुलशन में चले जाएं। शहर की बात कर रही है, यहाँ पे ये स्क्रीन पे 3 बंदे आ रहे हैं। ये मेरा भी छिन चुका है, मेरा भी, ये भाई का भी छिन चुका है। जो स्क्रीन के पीछे लोग बैठे हुए हैं सब हमारे कैमरामैन, उनके साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ कभी ना कभी हुआ होगा। अच्छा, जो प्रोड्यूसर ने मैंने अभी कान में ये बोला है कि प्रोड्यूसर का 5 मरतबा छिन चुका है। अच्छा, इस पूरे कमरे में सिर्फ एक आदमी है जो मेरे कैमरे के पीछे बैठा है, जो इसने अल्लाह के आगे ऐसे हाथ जोड़ के रखा है, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा ना हुआ। ठीक है, अच्छी बात है आपका ना हो, लेकिन मुझे ये बताया अमर कि सबसे बड़ा जो अब मामला हो रहा है कि ये इतने जालिम लोग हैं कि अब से सिर्फ छीनते नहीं हैं, हल्का सा, क्योंकि किसी की कमाई है ना, ये किसी ने पता नहीं कितनी मेहनत से कमाया है, कोई दिन रात एक करके जो है मोबाइल ख़रीदता है, पैसे जमा करता है, और जब उसके सामने छिन रहा होता है तो हल्की फुल्की भी अगर मज़ामत होती है सीधा फायर, नहीं छोड़ते ये। पुलिस ने यार इस पर कोई रिकवरी की है, कितनों को पकड़ा है जिन्होंने इस शहर की माँ से उसके बच्चे छीन लिए, उनको पकड़ा आज तक? आज देखिए पकड़े जाते हैं लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब 25 से 30% केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें मुल्जिमान जो है वो पकड़े जाते हैं, और ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स तो ज़्यादातर फ़रार ही रहते हैं। और उसकी वजह है कि अगर वो गिरफ्तार भी हो जाएं तो वो 2 से 3 महीने तक के लिए जेल जाते हैं। उस पर कल बड़ी खसूसी रिपोर्ट भी हमने चलाई थी जिसमें वो पेशकार जो था वो पैसे लेके वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भी छुड़ा रहा है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक निज़ाम कैंसर ज़्यादा है। उसकी वजह ये भी है कि केसेस जो हैं वो उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, ना शहरी जो है वो हमारे अदालत तक जाते हैं। अपने एक मोबाइल फ़ोन की वारदात के बाद शहरी भी ये सोचता है कि सही है, अगर पकड़े भी गए मुल्जिमान तो मैं अदालत के चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं गवाही देने नहीं जा रहा, मैं पुलिस के पास नहीं जा रहा। ये एक तरफ शहरियों की भी थोड़ी सी लाइल्मी है और थोड़ा सा वो नहीं करते इसको फॉलो। अगर फॉलो करें तो उनको मुल्जिमान को सजाएं हो, तवील सजाएं हो, ताकि कम से कम जेल में ज़्यादा अरसे रहें तो ये सुधरें। ये 2 से 3 महीने में छुट के बाहर आ जाते हैं और फिर वारदातें कर रहे होते हैं। सही, बहुत शुक्रिया अमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद। और जिस तरीके से अमर बता रहे हैं और जिस तरीके से सूरत हाल है, तो हम यही देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स की जो सूरत हाल है अब वो बढ़ती जा रही है, और इसमें शहरियों को अब फैसल इतना डर लगने लगा है। यकीन करें, एक इंडिविजुअल, एक आम पाकिस्तानी अब ये सोचता है कि अगर मैं बैंक जा रहा हूँ, अगर मुझे पैसे निकलवाने तो मैं मतलब वापस आ जाऊँ साथ खैरियत के, मतलब ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये जो है ना वो सूरत हाल है। तो इसी पर जो है हमने अमर से डिस्कशन की है, और नया दिन में यहाँ पर आ गया है क्विक ब्रेक। सो कहीं जाइए मत, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, कुछ दोस्तियों की बात कर लेते हैं। अनदेखा पाकिस्तान में आज ऐसे दोस्तों के बारे में बताएंगे जिनकी दोस्ती की मिसाल नहीं मिलती है। अंधेरे से रोशनी का सफर, बल खाती सुरंगों की कहानी, 7 सहेलियों की दोस्ती, अटक में इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार जो 125 साल से यूं ही खड़ा है, सुरंगों की लंबाई 800 से 1800 फीट के दरमियान है, जिनमें से पहली 3 एक सीध में हैं। पहली और दूसरी सुरंग के दरमियान में रेल की पटड़ी पर शकरदरा पुल तामीर किया गया है, जिसके नीचे अतराफ के पहाड़ों से नदी नालों की सूरत में बहकर आने वाला पानी गुजरता है।
अटक से बाजारिया ट्रेन ब्रांच लाइन जंड के लिए सफर करें तो 7 किलोमीटर के बाद कंजूर स्टेशन आता है। इससे अगला झलार है। इन दोनों का दरमियानी फासला 10 किलोमीटर है। काला चिटा नामी पहाड़ी सिलसिले में 7 सुरंगें 5 किलोमीटर के फासले पर बनाई गई हैं। सियाह कभी कभार इधर आ भी जाते हैं, रेल से उतर के इधर घूमते हैं। जगह बेहतरीन है, टनल्स है, ये पुल बने हुए हैं रेलवे के, अंग्रेज़ के ज़माने की सारी चीज़ें ऐसी है कि लोग इधर आके दिलचस्पी महसूस करेंगे, अच्छा लगेगा इनको। रेलवे के मजदूरों को सुरंग के अंदर मुरम्मत का काम करना पड़े तो सूरज की रोशनी को बड़े आईनों के जरिए सुरंग के अंदर फेंका जाता है, जिससे अंदरूनी माहौल रोशन हो जाता है। रास्ते में आगे एक स्टेशन आता है, सुलेमानाबाद भी आता है, बसाल आता है, फिर छोटे छोटे और स्टेशन हैं, तो काफ़ी अच्छे इलाके हैं आगे। तो इधर भी काफ़ी खूबसूरती है, पहाड़ हैं। चौथी बलखाती सुरंग में आगे रोशनी नजर नहीं आती। चौथी सुरंग में पूरी ट्रेन कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। ये अजूबा सुरंगें 7 जुड़वा बहनों की मानिंद हैं जो वादी के कुदरती हुस्न को मजीद 4 चांद लगा रही हैं। और जाते जाते खबर, कराची वालों के लिए बिजली ₹1.80 नहीं बल्कि ₹2.59 फी यूनिट सस्ती होनी चाहिए। नेपरा हुक्काम ने के इलेक्ट्रिक की बिजली सस्ती करने की दरखास्त का पोस्टमार्टम कर दिया। नेपरा हुक्काम का कहना था कि आदाद शुमार के बाद मालूम हुआ कि ₹2.59 कमी बनती है। अथॉरिटी चंद रोज में हतमी फैसला करेगी। के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दी थी। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। जी वहाब, अपडेट कीजिए। जी, आज समाअत हुई है कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर जो कि दिसंबर 2021 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई थी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, उसमें ₹1.80 फी यूनिट कराची वालों की बिजली सस्ती करने की सिफारिश की गई थी दरख्वास्त में। ताहम आज जब समाअत हुई है चेयरमैन नेपरा की ज़ेर सदारत, तो अथॉरिटी ने पोस्टमार्टम कर दिया कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त का। और नेपरा के केस ऑफिसर ने समाअत के दौरान बताया अथॉरिटी क्योंकि ₹2.59 फी यूनिट सस्ती होनी चाहिए कराची वालों की बिजली, जबकि ₹1.80 की दरख्वास्त दी गई थी। अथॉरिटी तमाम आदाद शुमार का जायजा लेकर अपनी फैसला चंद रोज में जारी करेगी और 3 अरब रुपए के करीब अवाम को रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया बाब। तो आज के शो से दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।